Hello and welcome back dear students to Unacademy J channel. I am Samir Chincholikar, your mathematics mentor and this is J Life Quiz 2.0 जहां पर आज हम फिर से एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट जो हमारा डीपीपी नंबर 7 था बच्चों, उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा कंप्रेhension बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको एक के बाद एक क्वेश्चन जो है एक ही पैसेज के ऊपर पूछे जाते हैं और हम यहाँ पर जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उनको भी आज के लेक्चर में टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, सो इंटीजर टाइप एंड कंप्रेhension, दीज आर द टू थिंग्स दैट विल बी कवरिंग इन टुडेज सेशन। यहाँ पर एडवांस पीवाईक्यूज बच्चों करके काफी आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने अपने चैनल के ऊपर जो आपके साथ में यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स लिए हैं वहां पर आपने अगर अच्छे तरीके से मेहनत की हुई है तो आपको ये सारे एडवांस क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस करना अगर हमें चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे जब जब हम हमारे सामने कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे तब। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर जो टीम नजर आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर सारे के सारे एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे होंगे और आप अगर यहाँ पर नए हैं तो आपने सबसे पहले तो अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 टीम से पढ़ने का मौका तो यहां पर कोई भी गंवाना नहीं चाहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों आप हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ साथ अब डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर भी आ सकते हैं। और आपको अगर यहां पर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, क्लास 11th का, क्लास 12 का, कोई सा भी टॉपिक हो, आपके लिए केवल एक लिंक है जिसका इस्तेमाल करके आप यहां पर जो है अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। livedaily.me/JEE बच्चों हमने यहां पर अपनी जो 1 साल से ज्यादा की मेहनत है उसको कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया है, ताकि आपका यहां पर जो समय है वो केवल इंपॉर्टेंट बातों में यहां पर जो है यूज हो। यहां पर हम नहीं चाहते कि यहां पर आप केवल कंटेंट जो है ढूंढने में अपना जो है समय बर्बाद करें। सो मेक श्योर कि आप इस लिंक को हिट करें जब भी आपको यहां पर अपने किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करना हो। अगर आप यहां पे लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको यहां पे रेगुलर नोटिफिकेशंस बच्चों हमारे लेक्चर के मिल ही जाते होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों अगर आप यहां पे एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको ये बताते हुए काफी खुशी होती है कि हमारे जो सारे की सारे टीम के एजुकेटर्स हैं वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर भी लाइव पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव माहौल में पढ़ाते हैं। वहां पर बच्चों के साथ में बेनिफिट क्या है कि उनको एंटायर इकोसिस्टम मिलता है। वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, वहां पर आपके साथ में जो टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, वहां पर आपको टीचर जो मटेरियल देते हैं सॉल्व करने के लिए, इट गिव्स यू ए वेरी क्लोज्ड फीलिंग, जहां पर आपको एक ही पर्टिकुलर जो है फ्लो में चलते जाना है, एक पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करना है और आपके यहाँ पर जेई की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। आपको इधर उधर कहीं पर भी जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत या फिर अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत या फिर डाउट के लिए अलग से टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट हैज एवरीथिंग दैट यू वांट। और बेहतर क्या है यहाँ पर, और अच्छी बात यह है कि हमारी टीम के साथ साथ यहाँ पर इंडिया के और भी जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो यहाँ पे टॉप ऑथर्स हैं, जिनकी बुक्स आप रेगुलर बेसिस पढ़ते हो, इन सभी के आप यहाँ पे लाइव लेक्चर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हो विथ टेकिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और अनअकैडमी बच्चों आपके लिए यहाँ पर और भी कई सारे तरीके से जो है मदद कर रहा है। अनअकैडमी कॉम्बैट उनमें से एक टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आपने अगर अभी तक इसको जो है एनरोल नहीं किया है, आपने अगर यहाँ पे कॉम्बैट 1 एंड कॉम्बैट 2 मिस आउट कर दिया है, देन देयर इज अनदर चांस। आप यहाँ पे 6 दिसंबर को होने वाले कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसको एनरोल करते समय अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे समीर लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज एंटायरली फ्री। यहाँ पर आपको बस इनवाइट ओनली है, इसलिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कोड पूछा जाएगा। आप यहाँ पर समीर लाइव उस समय इनपुट में दे सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन हमारे जो अनअकैडमी जेई के बच्चे हैं उन्होंने इसको जरूर देना चाहिए, ताकि उनको एक आइडिया लगे कि यहाँ पर जो बाकी सारे बच्चे हैं उनके सामने वो कहां स्टैंड करते हैं। ठीक है, और फाइनली आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर ईदर 2 ईयर, 1 ईयर और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा अफोर्डेबल भी है। और साथ ही साथ मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं। आप यहाँ पे समीर लाइव कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। और मुझे भी यहाँ पर जो है पता चलता है कि जो बच्चे समीर लाइव कोड इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब हमारे अनअकैडमी जेई के बच्चे हैं जो फर्दर यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपनी जेई की तैयारी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके प्राइजेस हैं। अगर आपको यहाँ पर ये अफोर्डेबल लगते हैं तो आपने ये कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर अनअकैडमी जेई के ऊपर आपके साथ में कंप्लीट डिस्कशंस किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर जो एक एंटायर इकोसिस्टम मिलता है उसके एडवांटेजेस को भी हम यहाँ पर जो है कम नहीं जो है कर सकते हैं। उनका भी यहाँ पर अपना एक इंपॉर्टेंस है और वो अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली अपने आप में एक इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट जरूर दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पे अगर अफोर्ड कर सकते हो लेकिन आपको एक बार में देने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, देन यू कैन गो फॉर द EMI ऑप्शन, जो यहाँ पर अनअकैडमी ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो विद दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन वी कैन नाउ स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑफ एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज क्वेश्चन विच केम इन 2008। लेट अस स्टार्ट विद दैट। और ये देख के आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि यार ये कितना आसान सवाल है।
है ना। यहां पर आपके पास में 3 अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से सेट के फॉर्मेट में कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब यहां पर ये एडवांस की आदत होती है कि वो क्या करता है, वो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करता है कि बच्चे वैसे ही थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बट आई गेस यहां पर अगर आपने यहां पर सफिशिएंट प्रैक्टिस की हुई है, आपने अगर यहां पर लेक्चर्स के साथ साथ अपने जो डीपीपी सेशंस अभी तक हुए हैं उनको देखा हुआ है, तो आपको ये वैसे अजीब तो नहीं लगना चाहिए। यहां पर देखो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक सेट ए है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाया करेंगे जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि उनका इमेजिनरी पार्ट जब आप देखोगे तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो जैसे ही आपके पास में कोई इनइक्वालिटी आ रही है या फिर कोई एक रिलेशन आ रहा है, आपके दिमाग में एक फिगर बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने ज्योमेट्री को बहुत अच्छे लेवल पे समझा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इनफैक्ट आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से नहीं भी समझा है तो भी आप यहां पे ए का जो है फिगर बड़ी आसानी से बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, यहां पे ध्यान से देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। हमारे पास में जो कंडीशन दी है वो क्या निकल कर आ रही है, हमारे पास में कंडीशन है कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 कहां पर है, इमेजिनरी पार्ट यहां पर है, तो 1 से ऊपर मतलब क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहां पे इमेजिन करोगे, ठीक है। थिंग्स आर रियली रियली इजी इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स। मैं इसलिए हर बार आपको क्या बोलता हूं बच्चों कि आपको अगर मेंस क्रैक करना है, एडवांस क्रैक करना है, तो आपने सबसे पहले यहां पे कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट बहुत लिमिटेड हैं। अगर हमने उनको मास्टर कर लिया तो यहां पर बहुत ही जो है मिनिमल प्रैक्टिस के साथ भी आप यहां पर जो है एडवांस तक के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, ठीक है। गिवन दैट आपके पास में सही रिसोर्सेस हो, है ना, जहां पर आप जो है सही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई सारी बुक्स में रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, सारे सारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर आपकी जो है प्रैक्टिस कर कर भी जो है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मेक श्योर दैट यू आल्सो हैव द बेस्ट रिसोर्सेज विथ यू, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने सवाल के ऊपर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर आपको चाहिए बच्चों की वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो आप कहां जाने की कोशिश करोगे। आप बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने 1 हाइट की ड्रॉ करी है ना, उसके ऊपर जाना चाहोगे, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेने की कोशिश करो, वो कैसा होगा, लेट अस से यहां पर होगा 1 + 2i। 1 + 2i, जैसे आपने बोला 2i मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट कैसे हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो यहां पर हमारे पास में इस ब्लू लाइन के ऊपर वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमारा जो b है उसकी तरफ देखते हैं। अब b तो हमने बच्चों यहां पे बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, ये एक सर्कल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये एक ऐसे सर्कल को इंडिकेट कर रहा है जिसका सेंटर कहां पर है, ये एक ऐसे सर्कल को इंडिकेट कर रहा है जिसका सेंटर होना चाहिए आपका 2,1 के ऊपर, है ना, या फिर 2 + i। अगर आप यहां पे इसके साथ में 2,1 के साथ में अभी तक भी कंफर्टेबल नहीं हुए हो तो आप यहां पर बोल सकते हो 2 + i, ठीक है। और आपका रेडियस किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस आपका होना चाहिए 3 के बराबर। तो अगर मैं इस ज्योमेट्री को प्लॉट करूंगा तो मेरे पास में यहां पर किस तरह से बेसिकली चीजें दिखाई देनी चाहिए उसको देखो यहां पे ध्यान से। 2,1 अगर मैं प्लॉट करूंगा तो कहां लाया करेगा, वो कहीं यहां लाया करेगा ना, क्योंकि आपका ये तो 1 हाइट का ही लाइन था, ये आपका 1 हाइट का ही लाइन था, ठीक है। सो 2,1 इसी के ऊपर लाया करेगा, लेकिन आपका रेडियस क्योंकि 3 के बराबर है तो रेडियस काफी बड़ा है आपका, ठीक है। सो रेडियस बेसिकली बड़ा होने से आपका जो सर्कल है वो y एक्सिस को भी कट करेगा और x एक्सिस को भी कट करेगा और ओरिजिन भी इसके अंदर लाया करेगा। अगर आपने अभी भी ये बात नहीं समझी है कि हम कैसे चेक करेंगे कि ओरिजिन अंदर लाया करेगा कि बाहर लाया करेगा, तो आप एक छोटा सा काम करके देखो। आप z के प्लेस में इस सर्कल की इक्वेशन में एक्चुअली ओरिजिन मतलब 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो, ठीक है। अगर आप यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके उसमें कितना आएगा, 2 - i का मॉड, -2 - i का मॉड कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर 4 + 1 मतलब √5। अब √5 की जो वैल्यू है क्योंकि वो 3 से कम है, √5 की वैल्यू क्योंकि 3 से कम है, इसका मतलब आपका जो इंडिकेशन है वो क्या है कि आपने जो पॉइंट इस्तेमाल किया था, जो आपने इनपुट इस्तेमाल किया था, वो सर्कल के अंदर लाया कर रहा है। आपका LHS कैसा हो जाएगा, <3 हो जाएगा। तो क्या हमने ये वाली इक्वेशन भी पढ़ी है, z - z1 का मॉड इज लेस देन r, z - z1 का मॉड इज लेस देन r रिप्रेजेंट्स ऑल दोस पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो यहां पर हमने z = 0 डाल के ये चेक किया कि हमारे पास में एक्चुअली लेसर वैल्यू आ रही है, लेसर वैल्यू आ रही है मतलब हमारा ओरिजिन इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हमारा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्कशन हो गया। अदरवाइज यहां पर आपको एग्जाम में ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ करोगे और आपको काफी अच्छे से यहां पर जो है ये फील हो जाएगा कि आपका जो है ओरिजिन अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये थोड़ा सा अलग है ना, ये ऊपर वाला नीचे वाला तो काफी स्टैंडर्ड हमारे पास में रिलेशंस थे। ये नीचे वाले को समझने के लिए, सी को समझने के लिए हमें यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, बट दैट अगेन इज वेरी वेरी इजी। कभी भी आपको कोई ऐसा रिलेशन अगर देता है जिसका ज्योमेट्री आपको अपफ्रंट पता नहीं है या फिर हमने जो है उस तरीके से पढ़ा नहीं है ना, हर चीज थोड़ी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर बेसिकली इस ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए z की वैल्यू x + iy इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मुझे थोड़ी पता था कि यहां पर जो है आपके 2008 में ऐसा सवाल आने वाला है,
तो मैं बच्चों को पहले से ही जो है रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई इंटू जेड का फिगर बना के दिखाऊं, ठीक है। तो ऐसे आपको आगे और भी एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनके फिगर्स के बारे में आपको अपफ्रंट पता नहीं है, और एडवांस में ऐसा होना बिल्कुल जो है जायज़ है, क्योंकि यार कुछ तो आप यहाँ पे नया सोचोगे। लेकिन ये देखो, ये नया सोचना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। हर बार हमें सर्कल है ना या फिर लाइन मिले, इसकी क्या जरूरत है ना। ये भी क्योंकि सिंबल है तो इसको भी समझो कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अच्छा आपकी डिमांड क्या है, सी के लिए आपकी डिमांड है कि रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस आई इंटू जेड, जेड को मैं मान लेता हूं x प्लस आई वाई। ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसका रियल पार्ट जो है वो √2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं ना कि मेरा रियल पार्ट कितना बनेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में एक तो आएगा x, एक आएगा मेरे पास में माइनस आई स्क्वायर वाई मतलब प्लस वाई, और बाकी दोनों चीजें मेरी i के साथ वाली कौन सी आएंगी। यहां पर मेरे पास में i के साथ में एक तो y आएगा और मेरे पास में माइनस x आएगा। तो यहां पर जैसे मैं अपना एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मुझे काफी आसानी से समझ में आ गया कि इसका रियल पार्ट तो ये है x प्लस वाई, क्योंकि i मल्टीप्लाइड वाला पार्ट तो आपका इमेजिनरी हो गया। तो यहां पर आपका जो रिलेशन बना वो क्या बना, इसमें से रियल पार्ट निकाल के उसको √3 के बराबर कर दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 या √2, ओके √2 था क्वेश्चन में शायद, तो इसको √2 कर दो, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारे पास में अब ये जो आया है क्या हम इसको जानते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन है। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन को प्लॉट करूंगा तो मुझे यहां पे क्या नजर आ रहा है कि x इक्वल टू 0 डालने पे y की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 0 डालने पे x की वैल्यू √2। तो मतलब √2, 0 एंड 0, √2 से पास होने वाला ये एक लाइन है, ऐसा हमें पता चला, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हाइट आपकी 1 है तो इसके कहीं ना कहीं ऊपर आपका √2 होगा, है ना। तो आपका लाइन इस तरह से इसका मतलब प्लॉट हो जाना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे और भी सीरियसली अगर इसको लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट कौन सा है ना, ये √2 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली नीचे से ही पास हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, बट ये हमारे पास में बेसिकली तीनों फिगर्स अब बन चुके हैं, ठीक है। हमारे पास में एक तो रीजन है ना। इनइक्वालिटी से क्या बनता है, रीजन, और इक्वालिटी से क्या बनता है, बाउंड्री। इक्वल टू बना है मतलब केवल बाउंड्री यहां पे इन्वॉल्व है, मतलब आपका ये इक्वल टू वाला है ना। तो बी वाले जो आपके सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो इस ब्लैक सर्कल के ऊपर ही लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो सी वाले वैल्यूज होंगे वो इस रेड लाइन के ऊपर ही लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है वो देखो ध्यान से। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने ऐसे आपको यहां पे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कितने ऐसे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं जो तीनों कलर को जो है वैलिड जो है एग्री करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ग्रीन भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ब्लैक भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और रेड भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर आप इस बात को नोटिस करोगे तो आपके पास में मात्र एक कलर आएगा, ठीक है। आपके पास में एक ही कलर, एक ही बेसिकली यहां पर आपके उसमें पॉइंट आएगा, सॉरी, विच इज दिस पॉइंट। ये वाला दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को, ये बेसिकली ग्रीन रीजन में भी लाई करता है, ये सर्कल के भी ऊपर है और ये लाइन के भी ऊपर है। इतना सा ही पूछ रहा है वो एडवांस में आपसे। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहां पे सर्कल तो बना ही लोगे, आप ये रीजन तो बना ही लोगे, और यहां पर आप इसको z इक्वल टू x प्लस आई वाई डाल के लाइन की इक्वेशन भी ड्रॉ करके यहां पर एक फिगर कंप्लीट कर लोगे। तो पैसेज में उसने क्या दिया है, पैसेज में उसने ये फिगर दिया है। अब इस फिगर से रिलेटेड उसने पूछे थे टोटल 3 सवाल, जिसमें से पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होना चाहिए। तो यार ये तो दिख रहा है ना, इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं आपको कुछ। यहां पर आपका आंसर बी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आपके उसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये एक डॉट ही कॉमन है बस, बाकी और कुछ यहां पे कॉमन है ही नहीं, ठीक है। वैसे ही यहां पर आपके पास में जो दूसरा सवाल है उसके ऊपर भी गौर करें सारे बच्चे। हमारे पास में दूसरा जो सवाल है वो बेसिकली ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, ऊपर कंडीशन बिल्कुल सेम है ना। मतलब हमें यहाँ पे वापस उसी फिगर के ऊपर जाके डिस्कशन करने पड़ेंगे, थोड़ा आगे पीछे में कर लूंगा, लेकिन आप यहाँ पर अपने नोटबुक में एक बार फिगर अगर बना चुके होंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है, लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब बेवकूफ बना रहा है हमें, आ रही बात समझ में। लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो भाई वो एक ही पॉइंट है, वही वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। एनी पॉइंट का क्या मतलब है ना, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है ही नहीं मेरे पास में, वो तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेरे पास में एक ही पॉइंट है। तो मतलब ये उसी पॉइंट की बात कर रहा है जो हमने यहाँ पे अभी फिगर में आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक लाया कर सकती है, कौन सी रेंज में आपके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। तो यार ये तो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, ये आपके उसमें डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन किन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी यहां पे देख लो। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मैं यहां से अगर माइनस कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में आएगा -1 प्लस आई, इसके मॉड का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा यहां पर मैं फिर से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में आएगा 5 प्लस आई के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। हमें इस चीज को समझना है। हमारे पास में यहां पे दो
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं -1 प्लस आई एज वेल एज 5 प्लस आई। इनमें कुछ तो खास होगा। अगर इनमें कुछ भी खास नहीं है तो फिर तो ये आपको ओपन वगैरह करके सॉल्व करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर इसने पूछा है तो हमें यहां पे एक बार चेक जरूर करना चाहिए कि यार इन पॉइंट्स में कुछ खास है क्या। ठीक है, तो यहां पर एक बार जल्दी से चेक करके बताओ कि ये जो आपके उसमें -1 प्लस आई है, क्या ये हमारे बी रीजन को, मतलब सर्कल, ब्लैक सर्कल को सेटिस्फाई करता है क्या, है ना। चेक करना बहुत ही आसान होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, अपने सर्कल की इक्वेशन में, है ना, समझो यहां पे सारे बच्चे, सर्कल की इक्वेशन उठा लो। सर्कल की इक्वेशन क्या है, z - 2 - i का मॉड इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारे पास में जो पॉइंट है -1 प्लस आई वो इसको सेटिस्फाई करता है क्या। -1 प्लस आई अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास बनेगा कितना, मेरे पास बनेगा यहां पे मॉड के अंदर -1 प्लस आई -2 - i का मॉड। तो यहां पे आपका आई तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का मॉड 3 तो होता है, सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया। ये जो आपके उसमें पॉइंट है ये वाकई सर्कल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। कैसे पता चला, क्योंकि वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही अगर मैं यहां पे 5 प्लस आई डाल रहा होता तो क्या होता 5 प्लस आई अगर मैं इसके अंदर डाल रहा होता तो क्या होता, सोच के देखना सारे बच्चे। अगर मैं इसके अंदर 5 प्लस आई डालूंगा तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 और i - i कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पर आपका 3 का मॉड तो 3 के बराबर होता ही है। तो हमें यह पता चला कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स है, क्योंकि हमने सेटिस्फाई करके चेक कर लिया है। ठीक है, अब मैं अपने सर्कल के ऊपर अगर इनको मार्क करने जाऊंगा तो मेरे पास में देखो ये कहां प्लॉट होंगे। ठीक है, तो -1 प्लस आई मतलब उसकी हाइट कितनी है, आई हाइट है उसकी। ठीक है, सो ये जो आई हाइट वाले पॉइंट्स हैं वो तो ऑलरेडी इस ब्लू लाइन के ऊपर लाई करेंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि ब्लू लाइन क्या है, ये हमने बनाया था जब मैंने इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए था तब मैंने बनाया था। ठीक है, तो अब यहां पर डिमांड है कि एग्जैक्टली आई वाला पॉइंट आपको प्लॉट करना है, तो सर्कल के ऊपर भी होना चाहिए और उसकी हाइट आई के बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पहला पॉइंट है -1 प्लस आई वो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है, वो -1 प्लस आई एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है। और वैसे ही 5 प्लस आई जो है आपका वो एग्जैक्टली ये वाला एंड है, 5 प्लस आई, क्योंकि ये भी हम चेक कर चुके हैं कि सर्कल के ऊपर तो लाई करेगा ही करेगा, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, एग्जैक्टली आई के बराबर। एग्जैक्टली आई के बराबर वाली ही तो लाइन है ये, एग्जैक्टली आई के बराबर वाली ही लाइन है। और इंटरेस्टिंगली हमारा सेंटर भी इसी के ऊपर लाई करता है। सेंटर कितना है 2,1, मतलब कितना है हमारा सेंटर है 2 प्लस आई के बराबर। अरे बस सुनना, हमारा सेंटर है 2 प्लस आई के बराबर। तो आपको यहां पे अगर ये जो बेसिक ज्योमेट्री मैंने बताई थी, हमारे जो लेक्चर्स में हमने बेसिक मॉडुलस के अंडरस्टैंडिंग की मदद से ज्योमेट्री बनाना सीखा था, वो भी अगर आपने सीख लिया है तो आपको ये एडवांस का क्वेश्चन क्रैक करते आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में अब जो डिस्टेंसेस की बात चल रही है वो कौन सी है, एक तो आपको z लेना है जो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने बेसिकली वाला जो है z पॉइंट ले लिया, फिर आपको क्या करना है z माइनस दिस पॉइंट का मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और वैसे ही z माइनस दिस पॉइंट के मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब दिस के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यार ये तो राइट एंगल की वजह से आपका पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ना आपका, क्योंकि ये सेमी सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। आपके पास में सर्कमफरेंस के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स हैं और इनको ज्वाइन करते हो तो बेसिकली सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये आपका डायमीटर है। क्योंकि ये आपका डायमीटर है इसीलिए आपके पास में बेसिकली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, है ना, आपके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आपका डायमीटर कितना है -1 से लेके 5 तक, मतलब 6 के बराबर है। आपका डायमीटर 6 के बराबर है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर। समझ आया, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 36, आपका आंसर हो जाएगा 36। और 36 किस रेंज में लाई करेगा, 36 बेसिकली आपका 35 से लेकर 39 वाली रेंज में लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, सी आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने अगर एक बार ज्योमेट्री, तो यहां पे ये पैसेज वाले क्वेश्चंस इसलिए काफी बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, है ना। इनफैक्ट मुझे भी काफी सही लगते हैं पैसेज वाले क्वेश्चंस, क्योंकि हमने अगर एक बार जो है दिमाग मार लिया कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, तो उसके आगे वाले क्वेश्चन फटफट होते जाते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, वो क्या था। ठीक है, इट वाज दिस, लेट z बी एनी पॉइंट इन a इंटरसेक्शन b, लेट z बी एनी पॉइंट इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। मतलब क्या, बेसिकली ये z वही वाला पॉइंट है
जो स्टार्टिंग से है ना यहां पे डिस्कशन में आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में वही एक पॉइंट है। ऑलराइट, एंड लेट W बी एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग W माइनस 2 माइनस I का मॉड इज लेस देन 3, W माइनस 2 माइनस I का मॉड इज लेस देन 3, देन आपके पास में ये क्या होना चाहिए, है ना, इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या होना चाहिए, ऐसा आपको यहां पे फाइंड करके अब बताना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहां पे, क्या करें यहां पे, हमें यहां पर बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि वो z के बारे में हमें जो है लोकेशन फिगर ग्राफिकली तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली वो पॉइंट कितना है वो हमने कैलकुलेट करने की अभी तक कोशिश नहीं करी है। सो डू वी वांट टू डू दैट कैलकुलेशन, क्या हम वो z एक्चुअली निकालना चाहते हैं, या फिर हमारे पास में कोई दूसरी अप्रोचेस भी हैं जैसे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, क्या हम उनका इस्तेमाल करके फिर से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये रेंज ही पूछ रहा है मुझसे, ये रेंज ही पूछ रहा है। अगर मैं रेंज का आंसर निकालूंगा तो यहां पर मैं काफी जो है खुश रहूंगा, क्योंकि मैं क्यों यहां पर ज्यादा मेहनत करूं, मैं क्यों एग्जैक्टली वो z की वैल्यू निकालूं, फिर उसका मॉडुलस निकालूं, फिर यहां पे कुछ करने की कोशिश करूं, है ना। तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको और इन डेप्थ जो है फिर से एक बार ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि ये सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो वैसे तो आप इसको, ठीक है, कि भाई ये देखो ये है और ये है सेम है ना, और ये है और ये है, ये सेम है। अच्छा, मतलब ये जो हमारे पास में ब्लैक सर्कल बन रहा था, ये उसी सर्कल के लिए कुछ तो इक्वेशन क्रिएट करके, इनइक्वालिटी क्रिएट करके दिया आपको, ठीक है। तो आप यहां पर अगर ये W की जगह Z होता तो क्या बोलते हैं, W की जगह Z होता तो आप बोलते कि अच्छा ठीक है, इनइक्वालिटी आपने इस्तेमाल कर ली, लेस देन बोल दिया, मतलब आप उसी ब्लैक सर्कल के अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हो, ठीक है। मतलब W, अगर Z की जगह W लिख दिया तो दिक्कत क्या है, Z की जगह W लिख दिया, ठीक है। मतलब W एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उस ब्लैक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। W एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उस ब्लैक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, जो हम ऑलरेडी वहां पे ड्रॉ करके बैठे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो बढ़िया हो गया, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है उस सर्कल के अंदर, यहां तक हमें बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन ये एक्सप्रेशन का अब मैं यहां पे आंसर कैसे निकालूं, है ना, ये रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन आप मान सकते हो एज कंपेयर टू द अदर 2 क्वेश्चंस जो इसके पहले हमने अभी क्रैक कर दिए हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये काफी चिंदी क्वेश्चन मान सकते, ये काफी बेटर क्वेश्चन मान सकता हूं, वो क्वेश्चन काफी चिंदी थे आपके, ठीक है। यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि Z जो है वो तो आपके ब्लैक सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी, है ना, बिल्कुल सेम था, लेकिन क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी हो गई इसलिए W क्या होगा, सर्कल के अंदर होगा। क्योंकि ये सर्कल के अंदर होगा तो मैं यहां पे कुछ तो वैल्यूज सोच सकता हूं जिसकी मदद से मेरे पास में ये एक्सप्रेशन कुछ तो मिनिमम हो जाएगा, और फिर वैसे ही ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू अगर मैं फाइंड कर पाऊंगा, अगर मैं इसका मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा तो यहां पर बात बन जानी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे सोच के देखो कि क्योंकि आपका जो W है वो सर्कल के अंदर है, इसलिए आप उस सर्कल के ऊपर लाई करने वाला जो एक पॉइंट है Z, और सर्कल के अंदर लाई करने वाला जो पॉइंट है W, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हो। अगर मैं W यहां पे कहीं पर भी ले जा सकता हूं, W कहीं पर भी ले जा सकता हूं, तो यार W हो सकता है मैं डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट ले लूं, समझ रहे हो सकता है कि मैं W अपोजिट एंड पॉइंट ले लूं, तो यहां पर ये जो है Z और ओमेगा के बीच का डिस्टेंस मैक्स टू मैक्स हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि आपका रेडियस 3 के बराबर है। पॉइंट पकड़ो यहां पे एक एक करके सारे बच्चे, हमारा रेडियस क्योंकि यहां पे 3 के बराबर है, ठीक है, इसलिए हमारा डायमीटर 6 के बराबर हो जाएगा। तो W यहां पे कहीं पर भी हो सकता है, एक आधी पोजीशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर ये 6 के बराबर होगा, बट इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो मैं यहां पे Z और W के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे लिखता हूं, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, यहां पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और मॉडुलस ले लो। तो यहां पर ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है, ये मुझे गारंटी है कि हमेशा लेस देन 6 आएगा। यस, ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है ये हमेशा लेस देन 6 आएगा, इसकी मुझे गारंटी है। लेकिन अब यहां पे जैसे ही हम यहां पे मॉडुलस के अंदर समथिंग माइनस समथिंग देखते हैं तो हमारा चमक जाता है दिमाग में कि तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की मदद से अगला स्टेप शायद क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिनको याद नहीं आ रहा उनको मैं एक बार याद दिला देता हूं। हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि Z1 माइनस Z2 का मॉड जो है वो हमेशा कम होगा किससे, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, और ये हमेशा ज्यादा होगा किससे, ये हमेशा ज्यादा होगा Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड का मॉड। यस,
ऐसे होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हमारे पास यहाँ पे बीच में ऐसे ही कुछ है ना, प्लस वाली भी होती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्योंकि माइनस वाली, तो मैंने माइनस वाली लिखी है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में माइनस वाली। तो यहाँ पर सोच के देखो कि हमारे पास में जो z माइनस डब्ल्यू का मॉड है, z माइनस डब्ल्यू का जो मॉड है, अगर मैं इस साइड वाली इनइक्वालिटी लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, z का मॉड माइनस डब्ल्यू का मॉड। यस, उस साइड वाली इनइक्वालिटी में फिर से थोड़ा सा कुर्बान कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं क्यों उसका डिस्कशन करूं, क्योंकि मेरे पास में जो एनालिसिस करने के लिए एक्सप्रेशन है उसके अंदर बीच में माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन मुझे कहां से मिल रहा है, माइनस का साइन मुझे इस साइड से मिल रहा है। सो लेट अस नॉट गो इनटू द डिस्कशन ऑफ आरएचएस, अननेसेसरी यहां पर जो है टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन आरएचएस में मैं एक चीज फर्दर यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं, आपका जो z माइनस डब्ल्यू का मॉड है वो आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि इट इज लेस देन 6। तो ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, तो फिर ये 6 से तो छोटा पक्के से होगा, है कि नहीं। इसका बड़ा भाई ये और इसका बड़ा भाई ये, तो भाई इसका बड़ा भाई ये तो है ही है फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कंडीशन अब यहां पे लिखता हूं तो मेरे पास में क्या इनइक्वालिटी बन रही है, देखना जरा यहां पे ध्यान से, इंप्लाइज व्हाट वी हैव, z का मॉड माइनस w का मॉड इस पक्के से लेस देन 6, इस पक्के से लेस देन 6, ठीक है। और अगर आप ये देखते हो तो आप मॉड कैसे ओपन करोगे, देखो यहां पे अब ये क्या बन चुका है, ये रियल नंबर्स का ही इनइक्वालिटी है। यहां पर आपको कभी भी अब डरने की बात नहीं, क्योंकि यहां पर मॉड z अपने आप में एक रियल नंबर है, मॉड ओमेगा हमारे पास में, मॉड w हमारे पास में एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर्स वाला जो यहां पर मॉडुलस होता है उसको सॉल्व करते आता है ना आपको, मॉड x लेस देन 6 अगर होता है तो कैसे लिखते हैं, -6 से 6 के बीच में। वैसे ही हम यहां पर भी लिखेंगे कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, वो -6 से 6 के बीच में होना चाहिए। लेकिन आपको कमेंट किस पे करना है, आपको कमेंट करना है यहां पे मॉड z माइनस मॉड ओमेगा +3। तो पूरी इक्वेशन में +3 कर लो, पूरी इक्वेशन में +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, फिर हमारे पास में यहां पे आएगा मॉड z माइनस मॉड ओमेगा -3, और नहीं +3 किया ना सब जगह, और यहां पे हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसका मतलब ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है, दिस लाइज बिटवीन -3 से लेके 9 तक, दिस लाइज बिटवीन -3 से लेके 9 तक, मतलब आपका यहां पर डी आंसर सही हो गया। सो दिस वाज better than the previous 2 questions, but still it is very easy considering कि triangle inequality आपको दिख सकती है। लेकिन this is important equation है ना, टू अंडरस्टैंड कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे देता तो हर एक बच्चा बोलता कि यहां पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समथिंग माइनस समथिंग आपको जैसे ही मॉड के अंदर दिखाई देता है और आपको यहां पे रेंज निकालने का थॉट आता है, समथिंग माइनस समथिंग का मॉड, और हमें आंसर रेंज में पूछा जा रहा है कि यार मिनिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो हमारे दिमाग में ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ ही जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये अपफ्रंट दिया हुआ नहीं था, ये हमें खुद से लिखना था। तो दिस वाज द मेन कैच इन दिस क्वेश्चन, आपको ये समझना था, ठीक है, कि अगर आपको एक पॉइंट सर्कमफरेंस के ऊपर गिवन है, एक पॉइंट आपको सर्कल के अंदर गिवन है, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा डायमीटर से कम होगा, ठीक है। सो ये आपका पैसेज 1 था जो मैं आपके आज के डीपीपी सेशन में डिस्कस करना चाह रहा था। अनदर पैसेज इज फ्रॉम 2013, ठीक है। फिर से यहां पर देखो कि आपको सेट के फॉर्मेट में कुछ तो देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों यहां पे जो है मुझे ऐसा लगता है कि इनको बड़ा पसंद है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सेट के फॉर्मेट में लिखना, है ना। आगे चल के देखेंगे, आगे भी 1-2 आपको ऐसे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। अननेसेसरी सेट वेट डालने की कोशिश करते हैं, बल्कि सेट सबसे सिंपल चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, आपके सिलेबस का सबसे सिंपल चैप्टर सेट्स है, ठीक है। लेकिन तब भी बच्चे उतने कंफर्टेबल फील नहीं करते, है ना। सो दैट इज द रीजन कि हम यहां पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चंस हमें देखे हुए से लगेंगे, जितने क्वेश्चंस देखे हुए से लगेंगे उतना हमें एग्जाम में कॉन्फिडेंस फील होगा, और कॉन्फिडेंस से तो यार यहां पर जो है आप बहुत बड़ी जंग भी जीत सकते हो, ठीक है। कभी कभी कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, जो बेसिकली शायद उतना अच्छा थ्योरेटिकली रेडी नहीं भी है, तो भी वो उसके पास में अगर कॉन्फिडेंस है तो अपना बेस्ट दे के आता है फिर वो, और उसका जो बेस्ट होता है वो उससे ज्यादा पढ़े हुए बच्चे के, है ना, सेकंड बेस्ट से अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो जो ज्यादा पढ़ के गया उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से डिप हो गया, उसने 1-2 सवाल नहीं किए, ठीक है। सो एडवांस का यहां पर आपने एक बार बैठ के पूरा का पूरा पेपर जरूर देखना चाहिए। जैसे कि 2020 का पेपर है, देखो आप उठा के डाउनलोड करो, है ना, जेईई एडवांस की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे मिलते हैं आपको, ठीक है। डाउनलोड करके देखो कि यार वो कैसे फील आ रही है, क्या ये पेपर मुझे 3 घंटे अगर कोई देगा करने के लिए तो क्या मैं कंफर्टेबल फील करूंगा, ठीक है। सो वहां से, और आपको टारगेट ये करना होता है कि आप 50% वाला मार्क तो क्रॉस करो ही करो। आप अगर 50% वाला मार्क क्रॉस करोगे तो आपका सिलेक्शन तो तय है, लेकिन रैंक इंप्रूव करने के लिए फिर उस परसेंटेज को भी आपको फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम यहां पर जो है आपको गाइड करते रहेंगे, लेकिन फिर यही है कि यार जितनी मेहनत हम आपके साथ में कर रहे हैं उतनी मेहनत
तुम भी करो, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, रेगुलर हो जाओ और सारे डीपीपी सेशंस भी देखना स्टार्ट करो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर जो है अपने थ्योरी सेशंस तो पूरे देखते हैं, ये सोच के कि सर ने बोला है कि यहाँ पर थ्योरी कर लोगे तो यहाँ पर जो है बस वही करना होता है ना। तो ये कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं खुद ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो फिर तो कॉम्बिनेशन बेस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। पैसेज 2 है ये हमारे आज के डिस्कशन का, एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर ये बोल रहा है कि एस क्या है। एस बेसिकली इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन है ना। मतलब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो S1 में बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो S2 में बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो S3 में बिलोंग करते हैं। हमें S अगर कोई किसी क्वेश्चन में बोलता है तो हमें इन तीनों के इंटरसेक्शन से बनने वाला रीजन बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर अब फिर से जो चीजें हमें अपफ्रंट दिखाई दे रही है ना, उनको तो मैं यहां पे डिस्कशन में लाना भी नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, उनको कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। क्या मतलब ड्रॉ करने से खुशी ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, यहां पर हमें मॉड z का वैल्यू लेस देन 4, सेंटर ओरिजिन और 4 रेडियस, एक सर्कल है ना, और सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट्स, मतलब यहां पर आपको एक रीजन दिया गया है, सर्कल के अंदर वाला रीजन दिया गया है। ठीक है, ये S3 भी देखना जरा। S3 बोला है रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट अगर आपका 0 से बड़ा है तो आप y एक्सिस के राइट में रहोगे ना। y एक्सिस के राइट में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है। तो भाई ये दोनों तो चीजें बिल्कुल ओरल हैं। ये तो मतलब जब भी कोई मुझे फिगर बनाने के बोलेगा मैं तो ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। इसका मतलब मेरा मेन जो है फोकस किस पे होना चाहिए, कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से S2 पे होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में अगर सबसे पहले कुछ चीज झलक कर आती है तो शायद वो S2 वाला इक्वेशन ही है। ठीक है, और यहां पर फिर बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, है ना, ये तो अजीब लग रहा है काफी। और उस चक्कर में सिंपल से क्वेश्चन का भी यहां पर आप जो है एडवांटेज लूज कर जाते हो। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट है तो फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पटक पटक के मारेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर यहां पर ये रियलाइज करोगे कि यार हमने अगर पूरी थ्योरी पढ़ ली है तो उससे बाहर तो नहीं आ सकता ना, है ना, तो ये वही है ना, ये वो कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपसे हो जाएगा। देखो अब फिर से इमेजिनरी पार्ट ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन 0, ऐसी कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन थोड़ी है, हम क्यों पढ़ेंगे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ ली, ये भी तब भी स्टैंडर्ड है, ये भी हमको पता ही है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं तो इसके अंदर z इक्वल टू x प्लस i डाल के सॉल्व करके देखो ना क्या बन रहा है। ठीक है, यही हमारा मेन आइडिया होता है। ठीक है, सो हमारे पास में जो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है वो किसका है, z के प्लेस में अगर मैं x प्लस i डालूंगा तो मेरे पास में फर्दर -1 एंड प्लस √3i बनने वाला है, और नीचे कितना आएगा मेरे पास में 1 माइनस √3i। अब ऑब्वियसली यहां पर मुझे अगर एक रेशो को सिंप्लीफाई करना होता है तो मैं डिनोमिनेटर के अंदर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करता हूं। डिनोमिनेटर के अंदर मतलब ऑब्वियसली डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, सो ऊपर नीचे हम यहां पे अपने कॉन्जुगेट 1 प्लस √3i को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि फाइनली क्या यहां पर बनने वाला है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, और न्यूमरेटर में क्या कहानी है वो थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इमेजिनरी पार्ट किसका निकालना है मुझे, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ी सी सॉर्टिंग कर लिया है तो अच्छा हो जाएगा। x माइनस 1 के साथ में यहाँ पे i के साथ में कितना लिखा हुआ है, i के साथ में लिखा है y प्लस √3। ठीक है, और इसके अंदर जो मल्टीप्लीकेशन में जाने वाली क्वांटिटी है वो तो बड़ी सिंपल है वैसे, 1 प्लस √3i, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका आई गेस 4 के बराबर। ठीक है, z बार वैसे भी क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, तो हमारे पास में नीचे 4 बनेगा। और ऊपर अब मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है ना, ये प्रोडक्ट मुझे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मुझे अगर केवल इमेजिनरी के ऊपर ही फोकस करना है तो मैं केवल इमेजिनरी बनाने की कोशिश करता हूं ना, रियल बना के यहाँ पर वैसे भी क्या हो जाना है, अननेसेसरी की स्टेप आएंगी यहाँ पे। ठीक है, सो वो हम यहाँ पे करना नहीं चाह रहे। इमेजिनरी पार्ट मुझे कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 में लगा लेता हूँ। चलो, तो इमेजिनरी क्रिएट करने की ही कोशिश करूंगा मैं बस। तो यहां से अगर x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा i के साथ में तो कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। यहां से रियल उठाया, वहां से इमेजिनरी उठाया, वैसे उल्टा काम कर सकते हैं, यहां से इमेजिनरी उठाया, वहां से रियल उठाया। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, y प्लस √3, और नीचे कितना आ जाएगा, दोनों के ही 4 आ जाएगा। ये आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को तो जो है कुर्बान कर दो, एंड आपके पास में यहां पे बचेगा कितना, √3x माइनस √3 प्लस y प्लस √3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो भाई यहां से √3 गया, तो आपके पास में ये जो इक्वेशन आ रही है दैट इज √3x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो है नहीं इसके अंदर, है ना, इसको हटाते हैं। सो ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास में बेसिकली अब ये एक फिर से रीजन इंडिकेट होने वाला है।
लेकिन ये रीजन बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको गाइड भी किया है हमारे रेगुलर सेशन में कि आप यहां पे कभी भी अगर रीजन प्लॉट करना चाहते हो तो पहले उसकी बाउंड्री प्लॉट कर लो। बाउंड्री कैसे पता चलती है? जब आप इक्वल टू लिख लेते हो इसको, है ना। तो √3x + y = 0, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। √3x + y = 0, जिसका स्लोप कितना है? -√3 के बराबर है। समझे इस बात को? मैं यहां पे अगर केवल बाउंड्री का डिस्कशन करूंगा, ये रीजन की बाउंड्री क्या है, तो इस रीजन की बाउंड्री आएगी आपकी √3x + y = 0। इसको आप y = -√3x जैसे ही लिखोगे आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप -√3 है, मतलब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 डिग्री है। इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 डिग्री है। बस यहां तक आते आते हमें क्वेश्चन का पैसेज वाला जो पोर्शन है वो पूरा समझ में आ गया। जैसे हमें ये समझ में आ गया, हम इसका अब प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही प्लॉट बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा कि यार पिछला क्वेश्चन भी जो है ना, फिगर बनते से ही सॉल्व हो गया था। एक हमारे पास बच्चों यहाँ पे फिर से एक सर्कल है, ब्लैक कलर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लैक सर्कल है हमारे पास में, और उसके बाद में हमारे पास में एक इनइक्वालिटी है विच इज सेइंग कि आपको रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमेशा >0 रखना है, ठीक है। सो रियल पार्ट ऑफ z >0 कहां पे होगा? y एक्सिस के राइट में, है ना। एवरी पॉइंट लाइंग इन दिस रीजन बिलो द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राइट साइड में अगर है y एक्सिस के तो आपके यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z >0 होगा। दूसरी जो यहाँ पे इक्वेशन में ऑलरेडी लिख चुका हूं, दैट इज mod z is less than 4, मतलब इसके अंदर रहना है आपको। और जो आपकी तीसरी है ना, वो हमने यहाँ पे अभी सॉल्व करके देखा कि यार वो तो एक 120 डिग्री वाली लाइन है, वो एक 120 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। लेकिन ये तो बाउंड्री है उस रीजन की जो वो यहां पे हमसे ड्रॉ करवाना चाह रहा है। अभी तो हमने बाउंड्री ड्रॉ करी, ये क्या है? ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अब मुझे इस साइड वाला रीजन चाहिए या मुझे इस साइड वाला रीजन चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? उस साइड या फिर इस साइड कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसके लिए आप कोई सा भी एक पॉइंट फिर से सेटिस्फाई करके देख सकते हो, जैसे कि 1,1 पक्के से जो है किस तरफ है हमें दिख रहा है ना। तो अगर मैं 1,1 इसके अंदर डालता हूं तो क्या ये सेटिस्फाई करता है? यस, 1,1 सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी। इसका मतलब हम जिस रीजन में हैं 1,1 में, वही रीजन हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहां पर क्या क्या मिलने वाला है आपको, क्योंकि y एक्सिस के राइट में रहना है लेकिन सर्कल के अंदर रहना है, और आपको इस रेड लाइन के उस तरफ भी रहना है, तो आपके उसमें बेसिकली एक आर्क बन गया है। ये आर्क दिख गया सारे बच्चों को? आपको ये वाला जो आर्क है इसका डिस्कशन करना है, ठीक है। तो जैसे आपका फिगर बन गया, मेरे ख्याल से अब सारे सवाल आपके जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। आपके पास में यहां पर जो पहला सवाल है वो है कि ये जो एरिया बना है इन तीनों की मदद से, वो S अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी। तो हमारे पास में ये जो सेक्टर आ रहा है इसका एरिया कितना, ऐसा हमें बताना है। तो यहां पर ये तो हमें फॉर्मूला पता होता है, ½ θ r², है ना। हमारे पास में जो एरिया होता है वो कितना है? ½ θ r², जहां पर थीटा कैसे होना चाहिए? रेडियंस में होना चाहिए, ½ θ r²। ऑलराइट, सो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो जल्दी से इसके अंदर इस्तेमाल करो और आंसर निकालो। नहीं पता है तो पता करो थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये माइनस कौन सी वाली लाइन बताई थी मैंने आपको? -√3 वाली लाइन है ना ये। ओके, सो अगर ये -√3 वाली लाइन है तो मतलब आपका ये 120 डिग्री बन रहा था। अगर ये 120 डिग्री बन रहा था तो ये बचा हुआ कितना था आपके पास में? बचा हुआ आपके पास में 60 डिग्री था। तो वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो हमें चाहिए यहां पे सेक्टर का एंगल, तो सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? 90 एंड 60। तो 90 और 60 टोटल कितना हो गया? 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब रेडियन में कितना है? 5π/6 r² मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो और देखो आपका आंसर क्या निकल कर आता है। आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे 20 वगैरह कुछ निकल कर आना चाहिए, ठीक है। तो दिख रहा है क्या सारे बच्चों को? 20π/3 ऐसा आपका एरिया निकल कर आने वाला है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो इतना ही सॉल्व करना है आपको। अगर पैसेज समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं ना, इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। यहां पर आपका 20π/3 डायरेक्टली आंसर निकल कर आ रहा है। लेट अस सी कि दूसरे क्वेश्चन में वो परेशान कर रहा है कि हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहां पे मॉड वाला एक्सप्रेशन देखते हो, आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए? आपके दिमाग में चलना चाहिए ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से डिस्टेंस हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात, आप यहां पर जो है माइनस अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। मॉड के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें चीजें समझ में आने लग जाती हैं। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू ये पूछ रहा है Z, आप S में से कोई सा भी उठा सकते हो, मतलब जो हमने यहाँ पे अभी शेडेड रीजन ग्रीन प्लॉट किया है उनमें से कोई सा भी एक Z हो सकता है मिनिमम, लेकिन आपको वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की कंसिडरिंग दोज वैल्यूज ऑफ Z, ठीक है। सो मॉड के अंदर कितना आएगा आपका? Z माइनस क्योंकि मैंने क्या किया पूरा माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो Z - 1 + 3i। मुझे इस एक्सप्रेशन का
बेसिकली मिनिमम वैल्यू निकाल कर बताना है। ओके तो यहां पर वापस चलते हैं हमारे फिगर के ऊपर और देखते हैं कि ये वाला पॉइंट कहां प्लॉट होगा। आपको याद होगा कि यहां पर आपको माइनस कॉमन निकालना होता है पहले, ठीक है। सो ये बनेगा बेसिकली कैसा, मिनिमम वैल्यू ऑफ z बिलोंग्स टू s मॉड के अंदर z माइनस 1 माइनस रूट 3i, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां से आपको डिस्टेंस z के साथ कैलकुलेट करना है। तो 1 माइनस रूट 3, ओके यहां पे रूट 3 नहीं है, यहां पर हमारे पास में क्या है 1 माइनस 3 है ना। रूट 3 लिख के रूट 3 फिर से लिखा गया है ना, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में जो है नॉर्मल 3 ही है। ऑलराइट सो 1 माइनस 3i आप एक बार सोच के देखो कहां पे लाई करेगा। 1 माइनस 3i 1 माइनस 3i 1 माइनस 3i आपका यहां कहीं लाई करेगा। क्या ये सर्कल के अंदर होगा? कैसे चेक करोगे? सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा, कैसे चेक करोगे, है ना। यहां पे डाल दो इस इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? 1 माइनस 3i इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, z इज इक्वल टू 1 माइनस 3i, है ना। अगर मैं इसका मॉड निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 10। ये जो है वैल्यू 4 से कम है, ये वैल्यू 4 से कम है, मतलब आप जिस पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कहां पे, सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका सर्कल के अंदर आ गया। अच्छा अब यहां पर आपके सोच के बताओ, ये जो आपके इसमें ग्रीन रीजन है, ठीक है, इसके जस्ट सामने क्या है, एक लाइन है। इस पॉइंट के जस्ट सामने एक लाइन है। तो अगर ये सबसे कम डिस्टेंस में ग्रीन रीजन तक पहुंचना चाहता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा? अगर ये सबसे कम डिस्टेंस में ग्रीन रीजन तक जाना चाहता है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। और इसका मतलब हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें ये जो लाइन है और ये जो पॉइंट है इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। नाउ सम स्टूडेंट्स माइट नॉट नो दिस फॉर्मूला, क्योंकि जिन्होंने अभी यहां पे जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है वो इस फॉर्मूले को जान ले, ठीक है। हमारे पास में जो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है वो यहां पे फिर से प्लॉट कर देता हूं। हमारे पास में एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है √3x + y = 0, और हमारे पास में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना, उसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 1 - 3, 1, -3। तो अगर मुझे यहाँ पे ये मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², ठीक है। ax1 + by1 + c का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर ये पॉइंट उसके अंदर डालोगे तो 1 - √3-, ठीक है। एक बार फिर से देखो, अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे तो कितना बनेगा, √3 बनेगा। सो √3 - 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर a² + b² मतलब 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मॉड अच्छे तरीके से ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी रिपोर्ट करनी है। सो 3 - √3 अपॉन 2 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतना ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ ज्यादा कैलकुलेशन फिर से नहीं है। यहां पर आपको केवल ऑब्जर्व करना है ज्योमेट्री को अच्छे से एंड यू विल हैव योर आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। 3 - √3 अपॉन 2, इसका आंसर सी सही निकल कर आया है, ठीक है। जिनको फॉर्मूला पता नहीं है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस को थोड़ा सा और अच्छे से देखें और इस फॉर्मूले को देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हम जो है 1000 बार इस्तेमाल करेंगे बिफोर अपीयरिंग फॉर आवर जेईई पेपर, ठीक है। ऑलराइट सो ये तो कुछ ज्यादा ही आसान सवाल था यार इसके अंदर, क्योंकि आपके पास में इस पैसेज 2 में है ना 2013 में जो पूछा गया था इसके अंदर 2 ही सवाल पूछे थे। ये आपका पहला सवाल था एरिया वाला, तो ये तो बहुत ही सेक्टर का एरिया यूज करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और ये आपका जो है मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला था। मतलब ये बेसिकली कुछ ज़्यादा ही सिंपल पूछ लिया। तो हमारे पास में जितने कंप्रेंशन डिस्कस करना चाह रहे थे वो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, और ये हमारा 2015 एडवांस का क्वेश्चन है। एकदम चिंदी क्वेश्चन है, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। देखें सारे बच्चे यहाँ पे और बताएं कि सबसे पहला थॉट क्या आपके दिमाग में आता है, ठीक है। जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं तो कई सारे बच्चे यहां पर बोलते हैं सर ये कहीं ना कहीं nth रूट ऑफ यूनिटी जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ वैसा दिख रहा है, लेकिन आपको उस डायरेक्शन में वैसे ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप यहां पर बेसिकली ये जो अंदर वाले एक्सप्रेशन है ना उनकी बस वैल्यू निकालने की कोशिश करो, आप यहां पे बड़े खुश हो जाओगे, ठीक है। इट इज दैट इजी। लेकिन यहां पर हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको एक स्टेप आगे बढ़ा के देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफिकल्टी महसूस होती है, अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ में जो है अटेम्प्ट नहीं करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को, देन एग्जाम में भी ये है क्वेश्चन फिर करना मेरे ख्याल से। फिर आप सोचोगे कि क्या करें, यहाँ पर हमें दिखने ये तो सिग्मा भी पूछ लिया इसने, फिर मॉड भी करना है। दिखने में एक्सप्रेशन कैसा है, बहुत गंदा है, ठीक है। मतलब
अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन जो है देख के बहुत सारे बच्चे खुश नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर मेन आपका जो आइडिया था वो ये है कि बस कैलकुलेट करो, है ना। यहां पर एक और चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पर हम बोलेंगे कि यार ये जो अल्फा के है ना, ये कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी से मुझे यूज करते आएगा अगर मैं इंस्टेड ऑफ पोलर फॉर्मेट, इंस्टेड ऑफ दिस पोलर फॉर्मेट इसको ऑयलर फॉर्मेट में बस लिख लूंगा तो, ठीक है। सो कितना हो जाएगा e की पावर i k पाई बाय 7, ठीक है। तो यहां k है तो यहां k है, तो यहां पे k+1 आ जाएगा, तो यहां पर भी k+1 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं अपने अब कैलकुलेशन को एक्चुअली अलग अलग करना चाहूँ, है ना, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, रफ वर्क करेंगे, पहले अल्फा k+1 बाद में सिग्मा निकालेंगे ना उसका, तो वही सोचो यहाँ पे वैसे कुछ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। अल्फा k+1 माइनस अल्फा k कितना होता कितना है पहले ये तो बताओ। तो ये हो जाएगा आपके उसमें कितना e की पावर i k+1 पाई बाय 7 एंड माइनस ऑफ अल्फा के कितना है e की पावर i टाइम्स ऑफ k पाई बाय 7, है ना। यहां तक तो मैंने कुछ खास किया ही नहीं। इसने बोला कि अल्फा के ऐसा होता है तो अल्फा 1 के लिए 1 डालूंगा, अल्फा 2 के लिए 2 डालूंगा, अल्फा 3 के लिए 3 डालूंगा, तो अल्फा k+1 के लिए k+1 डाल दिया और अल्फा k के लिए k डाल दिया, ठीक है। यहां से आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहां से e की पावर i k पाई बाय 7 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि इतना पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका e की पावर i k पाई बाय 7 यहां से e की पावर i k पाई बाय 7 यहां से अगर बाहर आ जाते तो आपके अंदर क्या बचेगा e की पावर i पाई बाय 7 माइनस 1। यह आपका अल्फा k+1 माइनस अल्फा k का वैल्यू निकल कर आ रहा है, लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, हम तो उसके मॉड्यूलस से मतलब है, ठीक है। सो नाउ थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर अस। नाउ अल्फा k+1 माइनस अल्फा k का मॉड अगर कोई पूछ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मॉड इंटू इसका मॉड। प्रोडक्ट के केस में मॉड ब्रेक हो जाता है, तो हो जाएगा आपका e की पावर i k पाई बाय 7 का मॉड इंटू मॉड ऑफ e की पावर i पाई बाय 7 माइनस 1, e की पावर i पाई बाय 7 माइनस 1, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि e की पावर i थीटा का मॉड तो हमेशा 1 ही होता है। e की पावर i थीटा डजंट मैटर ये k का वैल्यू कितना है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा e की पावर i थीटा का मॉड तो 1 ही बनेगा, ठीक है। अगर ये 1 बनेगा इसका मतलब आप यहां पे k का कोई सा भी वैल्यू इस्तेमाल करो आपका ये कांस्टेंट ही हो गया। अल्फा k+1 माइनस अल्फा k का मॉड हमेशा ही कितना निकल कर आएगा, मॉड के अंदर e की पावर i पाई बाय 7 माइनस 1, ठीक है। तो आपका जो न्यूमरेटर है उसके अंदर आप अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो इसकी वैल्यू तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे, k जाने दो कुछ भी जाने दो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपका k का वैल्यू ये आपका यहां पर अल्फा k+1 माइनस अल्फा k का मॉड का वैल्यू ये निकल कर आ चुका है। लेकिन आपको यहां पर k की वैल्यू 1 के लिए भी एक एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर 2 के लिए भी मिलेगा, 3 के लिए मिलेगा, 4 के लिए, मतलब यहां पर आपके पास में न्यूमरेटर में ये कितने बार दिखाई देगा आपको, ये टोटल आपका 12 टाइम्स दिखाई देगा। इसलिए अगर आप यहां पर लिखना चाहते हो इंप्लाइज न्यूमरेटर कितना, ठीक है, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा बेसिकली 12 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 12 टाइम्स आपकी यहां पे जो है साइकिल चलने वाली है। लेकिन किसी भी k की वैल्यू के लिए आप यहां पे नोटिस क्या करोगे हर बार कि भाई आपका e की पावर i पाई बाय 7 माइनस 1 इसका मॉड इतना ही बचता है, तो ये 12 बार लिखा हुआ है तो हमने उसको 12 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 12 इंटू कर दिया। तो आपको अगर ये कहानी समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से आपको डिनोमिनेटर की कहानी ऑलरेडी दिखने लग गई होगी। इनफैक्ट कुछ बच्चों ने तो यहाँ पर आंसर भी सोच लिया होगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस है, यहाँ पर भी क्योंकि 1 का ही डिफरेंस है ना, k की वैल्यू जाने दो कहीं से भी कहीं तक, उससे मुझे खास मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर 1 का ही डिफरेंस है तो यहाँ पर आपका जो सिंप्लीफिकेशन है फिर से सिमिलर सा ही होने वाला है, ठीक है। और यहां पर आपकी k की वैल्यू 1 2 3 केवल 3 बार ही आ रही है, तो ऊपर 12 टाइम्स वैल्यू आई थी, नीचे 3 टाइम्स वैल्यू आएगी, तो ये दोनों कैंसिल होकर 4 आंसर आएगा इसका। यह भी हमने ऐसे बस रियलाइज कर लिया। एक बार फिर से क्या कर सकता हूं, इसको मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा सकता हूं, बस इतना सा मैं आपकी हेल्प और करूंगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, नाउ लेट अस लुक एट द डिनोमिनेटर। आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर है अल्फा 4k माइनस 1, अल्फा 4k माइनस 1 एंड माइनस अल्फा 4k माइनस 2, अल्फा 4k माइनस 2, ठीक है। तो अगर मैं अपने ऑयलर फॉर्मेट में इन चीजों को लिखूं तो कितना हो जाएगा, e की पावर i 4k माइनस 1 पाई बाय 7 माइनस e की पावर i 4k माइनस 2 पाई बाय 7, ठीक है। तो ये जितने भी पाई बाय 7 हैं उनसे एक ज्यादा पाई बाय 7 इसके पास है,
कोई सा भी k डाल के देख लो, अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही तो k की वैल्यू 1 डाल के देख लो, ये 2π/7 है, यहाँ पे 1 डालोगे तो ये 3π/7 है, यहाँ पे अगर आप 2 डालोगे तो ये 6π/7 है, यहाँ पे अगर आप 2 डालोगे तो ये 7π/7 है। मतलब आप कोई सा भी यहाँ पर जो है k का वैल्यू इस्तेमाल करो, यहाँ से कंपैरिजन में यहाँ पे 1π/7 ज्यादा है। तो मैं अगर कॉमन निकालता हूँ e⁻i वो वाला वैल्यू 4k - 2π/7, तो मेरे पास में अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक e⁻i π/7 बचेगा, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे मॉड वाला एक्सप्रेशन लिखता हूं तो क्या होगा, अल्फा 4k - 1 माइनस अल्फा 4k - 2 का मॉड कितना हो जाएगा, इसका मॉड। भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, ये कितना गंदा एक्सप्रेशन है, इसका मॉड इंटू इसका मॉड, ठीक है। तो इसका मॉड तो हमेशा 1 ही होता है ना, e⁻i थीटा का मॉड 1 होता है। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसका यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो e⁻i π/7 - 1 का मॉड ही बचा, तो आपका जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। आपका डिनोमिनेटर हो गया 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, न्यूमरेटर हो गया 12 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, इनका रेशो हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। इंप्लाइज डिनोमिनेटर, सिंपल लग रहा है ना डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने इस कुछ ज्यादा ही अच्छे लेवल पे जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, तो ये सारे सवाल आपको वैसे भी इजी लग रहे होंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ e⁻i π/7 - 1, ठीक है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी जो हम कंप्रहेंशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो सिंगल करेक्ट हमने किए और जो हम इंटीजर टाइप अभी कर रहे हैं, ठीक है, इन पैटर्न्स में थोड़े मैंने ये रियलाइज किया कि थोड़े सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। मेजर यहाँ पर तकलीफ होती है मोर देन 1 में, मोर देन 1 में तो वैसे भी तकलीफ होती है, ठीक है। तो मोर देन वाला भी जो हमारा डीपीपी होगा, नेक्स्ट डीपीपी, उसको भी सारे बच्चे देखेंगे तो काफी आपको जो है कॉन्फिडेंस वाली फील आएगी कि यार हालांकि दिक्कत आ रही है थोड़ी सी रिलेटिवली, लेकिन हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं एंड हम उनको कर भी पा रहे हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। लिमिटेड टाइम में भी कर पा रहे हैं, ये भी आपको फील आएगी, ठीक है। सो यहां पर आपका ये वाला आंसर तो आ चुका है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अब ये 2019 में आया था ये सवाल, यहां पे आधे बच्चों को जिन्होंने डीपीपी लास्ट वाला देखा था, मेरा पिछला वाला डीपीपी नंबर 7 जो देखा होगा, उस डिस्कशन में भी एक सवाल एग्जैक्टली इसी पैटर्न में आया था, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यार वो तो सिंगल करेक्ट काफी पुराना था, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 2005 का स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। 2005 में ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन आया था, और उसके बाद में 2019 में बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड दूसरा क्वेश्चन आ गया। मैं तो कहता हूं कि सेम ही क्वेश्चन है, आप जाके पिछले डीपीपी का डिस्कशन एक बार फिर से देख लेना चाहो तो, ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यहां पर कभी भी आप ये मत सोचना कि ये तो बहुत पुराने पीवाईक्यूज हो गए तो ये किसी काम के नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं पुराने पीवाईक्यूज तो बहुत सिंपल हैं, या फिर पुराने पीवाईक्यूज तो बहुत डिफिकल्ट है, अब नहीं आएंगे, है ना। दोनों टाइप के बच्चे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आधे बच्चों को लगता है कि पुराने पीवाईक्यूज बहुत डिफिकल्ट है इसलिए अब नहीं आ सकते हैं क्योंकि अब सिंपल चीजें पूछ रहे हैं, या फिर पुराने पीवाईक्यूज बच्चों को लगता है कि यार वो तो बहुत ईजी थे अब वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि अब तो डिफिकल्ट चीजें आ रही है ना। आप कोई से भी थॉट को बिलोंग करते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस आप कम कर रहे हो, है ना, ये गलत है। पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस तो होता है क्योंकि उन्हीं से बेसिकली आप कुछ नया सीखते हो और फिर उन्हीं से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सीधा सीधा वैसे क्वेश्चन आ गया। मैं आपको याद दिलाता हूं कि वहां पर आपके एबीसी के ऊपर कंडीशन थोड़ी सी अलग थी, बस वहां पे एबीसी के ऊपर कंडीशन थोड़ी सी अलग थी। वहां पर बोला था कि ए, बी एंड सी आर नॉट ऑल इक्वल एट द सेम टाइम, मतलब सारे के सारे इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब 2 इक्वल हुए तो चलेगा लेकिन तीनों के तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे डीपीपी 7 में हमने क्वेश्चन किया था पीवाईक्यू। यहां पर ये बोला कि नहीं सारे के सारे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इतना ही डिफरेंस है बस, ठीक है। सो आप यहां पे जानते हो कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकल कर आता है। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक्चुअली ओमेगा की वैल्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको इसमें कितना होता है, a + b के अंदर -1/2 + √3i/2, है ना, एंड ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू हमें पता होती है -1/2 -√3i/2, ठीक है, -1/2 -√3i/2, ठीक है। जब आप यहां पर अब अपने रियल पार्ट्स अलग कर लोगे, है ना, विदाउट आई वाली चीजें कौन कौन सी हैं, a - b/2 - c/2, और विथ आई वाली चीजें अलग कर लोगे, है ना, जो कितनी है यहां पर √3/2 कॉमन निकालने के बाद में
वो बन जाती है आपकी b माइनस सी के बराबर, ठीक है। सो यहां पर हम इसका मॉड का अगर कैलकुलेशन करते हैं, यहां पे हालांकि मॉड का स्क्वायर पूछा है, ठीक है, हम यहां पे अगर इसके मॉड के स्क्वायर का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में फाइनली बचता कितना है, आपको एक बार सॉल्व करके इसको जरूर देखना चाहिए। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट है, स्क्वायर भी है, तो दोनों चीजें आपके यहाँ पे नलीफाई हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपके उसमें फाइनली ये बचते हुए दिखाई देगा हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्टली क्यों कर दिया, इसलिए नहीं किया कि बस 3 स्टेप में मुझे इसको खत्म करके दिखाना है, ठीक है, इसलिए नहीं किया मैंने कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे कैसे लिख दिया। मैं तो चाह रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करके देखो, आप करो इसको सॉल्व, यहां तक पहुंच के बताओ, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि पिछले डीपी में तो किया ये क्वेश्चन, ठीक है, पिछले डीपी में पूरा सॉल्व करके दिखाया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये हमें आता है करते हैं, ठीक है। सो हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, अगर मुझे अब यहां पर मिनिमम करना है, ठीक है, मुझे अगर इस एक्सप्रेशन को मिनिमम करना है और मैं सबके सब अलग अलग नंबर्स इस्तेमाल करना चाहता हूं जो जीरो भी नहीं हो सकते, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मिनिमम करने के लिए यहां पर हम इनको जितना पास लेंगे इंटीजर्स को उतना फायदा, तो 1 2 3 ले लो। अगर आप यहां पे 1 2 3 इस्तेमाल करते हो, लिटरली ये करना है आपको, ठीक है, आपको 1 2 3 लेना है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक की मदद से यहाँ पे वैल्यूज कंसिडर किए हैं। ये मत सोचना यहाँ पे कि सर आप तो फिर ऐसे कुछ और भी ले सकते थे, नहीं, मिनिमम के लिए मैं यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है उसको मिनिमम करना चाहूंगा ना, मैं ये डिफरेंस भी मिनिमम करना चाहूंगा, ये डिफरेंस भी मिनिमम करना चाहूंगा, ये डिफरेंस भी मिनिमम करना चाहूंगा, लेकिन सबके सब यहां पर जो है मैं जीरो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट लेने हैं, और यहां पर मैं 1 भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां पर अगर मैं 2 1 क्रिएट कर चुका हूं तो तीसरा वाला 2 पक्के से बनेगा। क्या बोल रहा हूं, एक बार करके देखो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं बोल रहा हूं कि आप a का वैल्यू 1 ले सकते हो, b का वैल्यू 2 ले सकते हो, c का वैल्यू 3 ले सकते हो, यू कैन ऑल्सो इंटरचेंज दिस वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को कैलकुलेट करके देखो, ये हो जाएगा हाफ के अंदर दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 1, दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 1, लेकिन क्योंकि अब ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, दिस माइनस दैट 2 के बराबर हो गया, तो भाई उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 3 आएगा और ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो ये इंटीजर टाइप में उन बच्चों को काफी फायदा हो गया होगा 2019 में। 2019 का पेपर बहुत लेंदी था, 2019 का पेपर बहुत लेंदी था। दिस वाज आई गेस वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ दैट एंटायर पेपर, ठीक है। सो अब ये हो जाता है कि आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से छोड़ दिया तो अब उस बच्चे से पक्के से पीछे हो जाओगे जिसने बेसिक लेवल पे भी पढ़ा हुआ है ना। यहां पे जिस बच्चे को ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है, और जिसको मॉडुलस कैलकुलेट करते आता है, जिसको मॉडुलस कैलकुलेट करते आता है लिटरली अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, जिसको ये चीजें करते आती है वो भी इस सवाल को पूरी तरह से कर सकता है। इसलिए आपने किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से तो नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि आपको ऐसी नौबत आ सकती है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वही एक्चुअली सबसे सिंपल क्वेश्चन है पूरे पेपर में, ठीक है। सो 2019 का पेपर आई वुड रिकमेंड कि सारे बच्चों ने एक बार जरूर देखना चाहिए, है ना। अगर आपको देखना है तो मैंने 2019 का पेपर 1 का डिस्कशन, है ना, 2 पेपर होते हैं हमारे, पेपर 1 का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस के थ्रू किया हुआ है। आई थिंक दैट वाज डन इन मंथ ऑफ सितंबर आई गेस, है ना। एक बार उसको जाके देखना, आपको काफी आइडिया लगेगा कि यार क्या क्या आपको झेलने की जरूरत पड़ती है। नाउ कम्स आवर लेटेस्ट क्वेश्चन, है ना, जेईई एडवांस 2020, है ना, 1 महीने पहले ही जो हमारा एडवांस हुआ है ना, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, जितना भी 1-2 महीने पहले जो हमारा एडवांस हुआ है उसमें ये सवाल आया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और अच्छा सवाल है ना। मैं इसको डेफिनेटली अच्छा सवाल में काउंट करूंगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं चाह रहा हूं कि आप इसको करो अटेम्प्ट, है ना, अभी से इसका सॉल्यूशन देखने की जगह आप एक बार इसको अटेम्प्ट करो और आप यहां पर सोच के देखो कि क्या आप अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कैच है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस एज होमवर्क आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को यहां पे पॉज करो, ठीक है, एंड गिव इट अ थॉट, है ना। होमवर्क देने की जगह इसका सॉल्यूशन मैं अभी बता देता हूं, लेकिन आप इसको पॉज करो और सोचो 2020 में अभी इतना लेटेस्ट हमें यह सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हमने जो यहां पर सब कुछ पढ़ा है, जिन बच्चों ने जेईई लाइव दिल्ली से पढ़ा होगा, क्या उन्होंने 2020 वाला ये क्वेश्चन क्रैक कर दिया होगा? आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने कर दिया होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर कैसे मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल सकता हूं।
फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट re ब्रैकेट में z डिनोट द रियल पार्ट ऑफ z। ऑब्वियसली ये तो हमें लैंग्वेज पता होती है तो इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है। लेट s विद अ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन, है ना। तो यहां पे z की पावर 4 माइनस मॉड z की पावर 4 इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर। कोई तो यहां पे z है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। कोई तो यहां पे z है, तो बहुत सारे z हो सकते हैं इसका मतलब। कोई तो यहां पे z है, कोई तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वेयर i इज इक्वल टू दिस, ऑब्वियसली मतलब देखो एडवांस में ऑब्वियसली बातें भी बहुत बार लिखी हुई होती हैं कि कोई बच्चा गलत ना समझ ले, है ना। i जो है वो रूट ऑफ -1 है ना। re ब्रैकेट में z मतलब गलत ना समझ लेना, ये हम रियल पार्ट ऑफ z की ही बात कर रहे हैं ना। ऐसे बार बार अच्छे तरीके से फ्रेम करते हैं और शायद इसी वजह से क्वेश्चन का विड्थ भी बढ़ जाता है ना। तो आधे टाइम तो हमें ये पता चलता है कि यार डेटा तो एक्चुअली कम था, है ना, लेकिन जो ऑब्वियस बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा लिखी हुई हैं। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर कितना होना चाहिए इफ z1 z2 जो है वो बिलोंग करते हैं s पे। अब s क्या है, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई वाले करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनमें से ही कोई दो पॉइंट्स को मैं z1 z2 बोल रहा हूं। लेकिन z1 z2 आपको कैसे लेने होंगे, z1 लेना होगा जिसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है एंड z2 लेना होगा जिसका रियल पार्ट आपका लेस देन 0 है। अभी आपको लग सकता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही डेटा दे दिया, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये वाकई बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला आपका 2020 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, मॉड z की पावर 4। मॉड z की पावर 4 को आप सीधे सीधे ऐसे इमेजिन कर सकते हो क्या, मॉड z का स्क्वायर मॉड z का स्क्वायर। और क्या यहां पर हमारी जो 5 स्टार प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो दिख रही है क्या यहां पर आपको कि मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। तो हो जाएगा z की पावर 4 माइनस z बार इंटू z बार इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर एक काम आप कर सकते हो, यहां से आप बेसिकली z स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। z स्क्वायर आप कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन z स्क्वायर अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि z इज इक्वल टू 0 भी यहां पे इसका मतलब अलाउड है, बिकॉज z इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। z इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, z इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कहीं पे ऐसा लिखा है क्या कि z जो है वो 0 नहीं हो सकता, है ना। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं कि z 0 नहीं हो सकता है, है ना, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z आपका 0 भी। तो यहां पर मैं एक तो कंडीशन क्या लिख लेता हूं, z कैन बी 0, बट अगर z 0 नहीं है तो हम यहां पे कैंसिलेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर कैंसिलिंग मैं यहां पे एक कंडीशन लिख सकता हूं अलग से, z is equal to 0. This is one of the answers that I can get from this equation. If not this, and if z is not is equal to 0, है ना, z अगर आपका 0 नहीं है तो आप यहां पे बड़ी आसानी से z स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, है ना। ये वाली बात को और एक बार सोच के देखना, है ना। यहां पर हो सकता है कि आपने ये नहीं सोचा होगा, तब भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहां पे कैंसिलेशन वाला स्टेप तो देख ही लिया होगा। ऑलराइट, तो अगर आप यहां पे कैंसिलेशन आप कर चुके हो तो आपके उसमें ऐसा कुछ बचा है, z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4i, z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4i। अब यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देखो यहां पर आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, z प्लस z बार इंटू z माइनस z बार इज इक्वल टू 4i। अब अगर मैं z को x प्लस आई वाई मान लेता हूं, इफ आई टेक z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो क्या होगा, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन इन दैट केस z प्लस z बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x के बराबर, एंड z माइनस z बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2yi के बराबर, ठीक है। ये तो सारे नॉलेज बच्चों को ही है ना। और राइट साइड में आपको दिया है 4i, तो भाई यहां से आपका एक तो ये 2 के साथ में 4 कैंसिल हो गया और आपका i भी कैंसिल हो गया, यहां पे 1 बचा। तो आपके उसमें एक इक्वेशन आ रही है x और y में विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 देखते से आपको पता चलना चाहिए कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिगर भी हमें पता होता है। कई सारे बच्चों को यहाँ पे पीवी डायग्राम पता होता है ना, जो यहाँ पर आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हो आएगा, ठीक है। उसकी वजह से भी यहाँ पर कई सारे बच्चे ऑलरेडी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जान चुके होते हैं इवन बिफोर दे स्टडी हाइपरबोला इन मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड आएगा,
ऑलराइट, क्योंकि वहां पे पी और वी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में वहां पे पीवी वर्ड डायग्राम बनाते नहीं है ना। पीवी डायग्राम हम यहाँ पे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम एक्स और वाई को नेगेटिव भी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद का डिस्कशन उन बच्चों के ऊपर से जाएगा जिन्होंने अभी हाइपरबोला नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने हाइपरबोला पढ़ा है वो तो मतलब खुशी हो जाएंगे कि यार क्या 2 स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या है कि आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो x और y इस्तेमाल हो रहे हैं वो इस तरीके से लिंक्ड होना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो रेड कलर से आपको कर्व दिख रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस कर्व के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस कर्व के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। लेकिन अब यहां पे देखते हैं कि फर्दर आपको z1 z2 के बारे में क्या बोला गया, ठीक है। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। अब यहां पर हमारे पास में तो कर्व है, तो इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स यहां पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स यहां पे। हम तो कोई से भी 2 z1 z2 लेके अपना यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते थे, z1 - z2 के मॉड का स्क्वायर। लेकिन नहीं, यहां पर इसलिए उसने और भी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपका z1 कैसा होना चाहिए, जिसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 हो। तो यहां पर रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 मतलब आपका z1 y एक्सिस के राइट में होगा, z1 आपका y एक्सिस के राइट में होगा, ठीक है। और दूसरा देखो यहां पे कंडीशन क्या है, z2 का रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है। मतलब z2 आपका कैसा होगा, z2 आपका y एक्सिस के लेफ्ट में होगा, ठीक है। अब यहां पर जो है काफी चीजें मैं सोच पाऊंगा कि यार अच्छा, यहां पर मेरे जो z1 z2 हैं वो इस कर्व के ऊपर तो लाई कर रहे हैं, लेकिन z1 लाई करेगा यहां कहीं और z2 लाई करेगा यहां कहीं। लेकिन अब मुझे अगर z1 - z2 को मिनिमम करना है, मतलब मुझे इनके बीच के डिस्टेंस को मिनिमम करना है, मुझे इनके बीच के डिस्टेंस को अगर मिनिमम करना है तो यार वो तो इसी लाइन के अलोंग लाई करेगा ना, y = x के अबाउट, ठीक है। इसके अबाउट लाई करेगा, y = x के अबाउट लाई करेगा। और यहां पर हमारे पास में जो एंड पॉइंट्स आएंगे, है ना, फिर से ये डिस्कशन उन्हीं बच्चों को आसान लगेगा जिन्होंने पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। आपने नहीं किए तो ज्यादा दिल पे मत लो, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे इतने जल्दी सर ने y = x कैसे बोल दिया, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस और बहुत सारी जो है इधर उधर की चीजें पता है अभी करंटली, ठीक है। तो इसलिए मैं इस डिस्कशन को इतनी जल्दी आगे बढ़ा पा रहा हूं। यहां पर आप देखो कि अगर ये y = x के ऊपर लाई कर रहा है और आपके पास में कंडीशन है xy = 1, दोनों अगर यहां पे इक्वल हो जाएंगे तो या तो आप यहां पे 1 1 इस्तेमाल कर सकते हो इक्वालिटी पे, है ना, x और y अगर आपको इक्वल करना है, या फिर -1 - 1 इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दीज एग्जैक्टली आर द z1 z2 पॉइंट्स, ठीक है। आपका z1 जो है वो 1,1 है और z2 जो है आपका वो 1,-1 है, ठीक है, सॉरी -1,-1 है। ऑलराइट, सो इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस क्या आप बता सकते हो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बता सकते हो, है ना। इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है, 2√2 के बराबर है। z1 - z2 का मॉड कितना है? ओके, यहां कहीं लिख लेता हूं, मतलब वो अलग से आपको दिखाई देगा, अलग कलर से लिख लेते हैं। चलो, इंप्लाइज z1 - z2 का जो मॉड है, यूजिंग दैट फिगर आई कैन से कि ये 2√2 के बराबर है ना। यहां पर ये 1 है, ये 1 है, मतलब ये √2 हो गया, वैसे ये भी √2 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2√2 के बराबर। और इसका क्योंकि आपको स्क्वायर रिपोर्ट करना है, z1 - z2 के मॉड का स्क्वायर आपको रिपोर्ट करना है, तो आपका आंसर एक्चुअली क्या था इस क्वेश्चन का? 8 इसका आंसर था, ठीक है। सो आई वुड रेट इट एज अ सिंपल क्वेश्चन ओनली, सिंपल क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां पर आपको एक बेसिक सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है ना, मॉड z का स्क्वायर = z बार। यहां से आपको z स्क्वायर कैंसिल करना है। अच्छा, यहां पर आपका जो फिगर बनेगा इसके अंदर, इसका मतलब यहां पर अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशन दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज, है ना। तो आपका रेड फिगर जो है अलॉन्ग विथ दिस डॉट आपको लेना है ना, क्योंकि डॉट जो है यहाँ पे बीच वाला ओरिजिन वो भी हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बट इट इज नॉट प्लेइंग एनी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो z1 z2 मुझे लेना है उसके अंदर रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 एंड रियल पार्ट लेस देन 0 वाले पॉइंट्स ही लेना जरूरी है। मतलब हम इस 0 को तो वैसे भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो हमारे कैलकुलेशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर किसी ने यहाँ पे बिना जाने भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया होता तो भी उसका आंसर तो सही आता, ठीक है। तो यहां पर आपको जैसे ये पता चला कि यार ये तो आपका a² - b² बन रहा है, आपने यहां पे जो है x + iy लेके क्वेश्चन को एकदम ही सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन जैसे ही आप ये देखते हो, आप खुश तभी होंगे जब आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पता है। अगर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पता है तो आपकी खुशी यहां पर जो है एकदम झलकेगी, है ना, कि हाँ यार ये कुछ तो अब हमारे काम की चीज आ गई, ठीक है। जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला तो आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिकली लोकेशन है वो फिक्स हो गए।
यहाँ पर Z1 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और Z2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होने वाला है, तो यहाँ पर उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कॉमन नॉर्मल पे जाएंगे। कॉमन नॉर्मल मतलब क्या होगा, इस केस में हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस आपके यहाँ पे y इक्वल टू एक्स बनता है। y इक्वल टू एक्स के ऊपर आपके यहाँ पे पॉइंट्स 1,1 -1,-1 निकल कर आएंगे, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस 2√2 के बराबर होगा, जिसका स्क्वायर आपका 8 होगा, विच इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर फिर से वही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हम अगर अपनी थ्योरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं और सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन व्हाट यू आर गेटिंग ऑन अनअकैडमी जेईई चैनल इज एवरीथिंग, है ना। यू गेट एवरीथिंग अप टू एडवांस लेवल। एडवांस लेवल के क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे इस लेक्चर में अगर आसान लग रहे हैं, देन यू हैव ऑलरेडी क्रैक्ड इट। इससे ज़्यादा और क्या क्रैक करना चाहते हो, है ना। मतलब यहाँ पे अगर कोई बच्चे बिल्कुल ही ओलंपियाड करना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली यू आर ऑन द रॉन्ग चैनल, ठीक है। अगर आप ओलंपियाड करना, मैथ्स ओलंपियाड करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू गो एट ए डीपर लेवल। यहाँ पे आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बहुत अजीब अजीब से ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। बट हमारे जो टारगेट है अनअकैडमी जेईई का, जो टारगेट है वो है कि बच्चों को जेईई एडवांस तक लेवल के लिए ट्रेन करना, ठीक है। एंड आई गेस दैट इज प्रीटी मच विजिबल फ्रॉम द एफर्ट्स दैट वी आर पुटिंग इन टुगेदर, ठीक है। एज ए टीम आपको यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिल रहा है, मंडे से लेकर वेंसडे तक, फिर थर्सडे लेकर सैटरडे तक, आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करो। और आपके यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी अगर मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो टेलीग्राम के साथ साथ डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर भी आप आ सकते हो। और आपको अगर कभी भी दिक्कत आती है, आप इसके ऊपर भरोसा करो, livedaily.me/JEE आप अगर हिट करते हो अपने मोबाइल ब्राउजर में, तो आपको जो वेबसाइट मिलेगी उसके ऊपर आपको आपके सारे के सारे 11th एंड 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर्स मिलेंगे। उनको अच्छे से देखो, है ना, उनको अच्छे से देखकर फिर यहां पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोशिश करो फिर से अटेम्प्ट करने की, ठीक है। आफ्टर द प्रैक्टिस that you will complete from the theory session as well as the DPP sessions, I am pretty confident कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसान लगेंगे, ठीक है। मतलब मेंस तो एकदम ही हलवा हो जाएगा ना यार, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एडवांस के क्वेश्चंस निपटा पा रहे हैं, ठीक है। तो मेंस तो मतलब यार फिर तो आप मतलब बिल्कुल फोड़ के आओगे, है ना। लेकिन मेंस का मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। मेंस का प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर आपको स्पीड चाहिए होती है, उसके अंदर बेसिक सुपरफिशियल नॉलेज भी अगर किसी टॉपिक का है तो आपको चल जाता है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी करते आना चाहिए, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है ना। और यहां पर मैं तो क्वेश्चन सिलेक्शन भी ज्यादा उसके अंदर नहीं बोलता हूं, क्वेश्चन सिलेक्शन एडवांस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तब भी आपके मेंस में हो सकता है कि मैथ्स में जैसे आपके अगर 25 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपको 3, 4, 5 सवाल ऐसे मिले जो थोड़े लेंदी हैं, ठीक है। देन इन दैट केस यू शुड हैव दैट इंस्टिंक्ट, है ना। और इंस्टिंक्ट डेवलप होती है किससे, प्रैक्टिस से। यू शुड हैव दैट इंस्टिंक्ट कि आप उनको स्किप करो, है ना, उनको स्किप करो, आगे बढ़ो, ऑटोमेटिकली आपके यहां पर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पर और कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना, यहाँ पर आपको तो सब कुछ मिल ही रहा है ना, यहाँ पर आपका एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपको फर्दर एक एंटायर इकोसिस्टम चाहिए, उस इकोसिस्टम में ऑलरेडी आपके जेईई लाइव डेली के जो एजुकेटर्स है वो तो उसका हिस्सा है ही है, ठीक है। मतलब आपके लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस तो वहाँ पर भी अमेजिंग होंगे ही होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको फर्दर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, आपको यहाँ पर जो है वीकली टेस्ट मिलेगी, जिसकी परफॉर्मेंस से आपको कुछ कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सोच समझ के बनाई जाती हैं, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। और कई सारे बच्चों को यहाँ पर फीडबैक जो हमें मिला है, दैट इज रियली रियली वेरी अमेजिंग, कि जो बच्चे यहाँ पे ट्रांजिशन करते हैं, स्पेशली यहाँ पे फायदा क्या है कि जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ट्रांजिशन करते हो तो हमारी टीम तो वहाँ पर आपको मिलती ही मिलती है, लेकिन इंडिया के और भी जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो टॉप ऑथर्स हैं, उनके भी लाइव क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड यू कैन फर्दर लर्न ना। यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर हर एक एजुकेटर के पास मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर लेकिन सीखने का यहाँ पर जो है एक अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा भी कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। आपने अगर नहीं किया है तो अभी के अभी करो। आपको अगर वहां पर फ्री क्लासेस एक्सेस करनी है, देन यू कैन ऑब्वियसली यूज द कोड समीर लाइव, ताकि आपको वहां पर एक्सेस मिल जाए हमारे फ्री क्लासेस का, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द फ्री क्लासेस यू ऑल्सो हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको अगर लेना है तो आपको अपने गोल मतलब IIT JEE को सिलेक्ट करना होगा। सब्सक्राइब करते समय आपको बस इतना बताना है कि आप कितने समय के लिए पढ़ना चाहते हो, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा रिकमेंडेशन तो यहाँ पर 1 साल और 2 साल का ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे जो है बाकी ऑप्शंस भी एक्सेस करके देख सकते हो। वो आपको महंगे पड़ेंगे फॉर श्योर, इसलिए हम यहाँ पर जो बेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं वो 1 ईयर एंड 2 ईयर वाले आपके सब्सक्रिप्शंस हैं। और यहाँ पर आप ये भी सोचो कि जेईई की जो तैयारी है वो ऐसे हड़बड़ में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जितना भी आपके उसमें समय है, यू शुड टेक द लॉन्गेस्ट पॉसिबल सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको जल्दबाजी महसूस ना हो। क्योंकि अगर आपको एडवांस लेवल तक जाना है तो आपको सुपरफिशियल पढ़ाई करके फायदा नहीं होगा, आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली आपकी जो है थोड़ी सी मदद मैं फाइनेंशियली भी कर सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू द नॉलेज एंड गाइडेंस
हाउ टू सिलेक्ट द सब्सक्रिप्शन, आप यहाँ पे फर्दर हेल्प ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड समीर लाइव, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। और मुझे भी काफ़ी फायदा होता है इससे, मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे हैं ऐसे जो अनअकैडमी जेईई चैनल के ऊपर ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्दर यहाँ पर डिस्कशन के लिए और जो मटेरियल में दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए अब ट्रांजिशन कर रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। सो डू लेट मी नो बाय यूजिंग दिस कोड। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट जो बताना जरूरी है वो ये है कि देखो आपके प्लस ऑलरेडी यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद में वो एकेडमिकली कंप्लीट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अनअकैडमी ने ये महसूस किया कि बच्चों को बहुत बार जो है गाइडेंस की कमी से नंबर नहीं आ पाते हैं, है ना, या फिर उनको बहुत बार डीमोटिवेटेड फील होता है, ठीक है। सो देयर विल बी अ डेडिकेटेड मेंटर फॉर यू। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हैं 6 महीने का, 1 साल का या फिर 2 साल का, ठीक है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको यहां पर अलग से वर्कशॉप्स मिलेंगी, आपको गाइडेंस मिलेगा, है ना, एंड दैट विल हेल्प यू फर्दर इंप्रूव योर रैंक। क्योंकि यहाँ पे कितना ही हम ये बोले कि अल्टीमेटली हम जो है नॉलेज के लिए आ रहे हैं, हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट हर एक के दिमाग में ये तो होता ही है यार, नॉलेज हम अगर गेन कर भी लेंगे, है ना, लेकिन उसका फायदा तो तभी होगा ना जब मेरी रैंक ना आएगी। रैंक आना भी यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। सो वो यहाँ पर जो है डेफिनेटली आपका जो पर्सनल कोच है वो आपको रेगुलर बेसिस पे अगर गाइड करता रहेगा तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट आपका देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अनअकैडमी जेईई चैनल तो आपके साथ में है ही, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लाइक दीज लेक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पसंद आ रहे तो, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे शेयर करो इनको विद द हैशटैग जेईई लाइव डेली। आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर हैं देन यू कैन ऑल्सो टैग मी, आई हैव द हैंडल @Sameer_IITR, एंड आप साथ ही साथ यहाँ पे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ पर भी आपने दोस्तों के साथ में कनेक्टेड हो, स्प्रेड द वर्ड, है ना, जस्ट स्प्रेड द वर्ड कि यार अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के तीनों यहाँ पर आपको अनअकैडमी जेईई के ऊपर मिल रहे हैं, इसका फायदा उठाओ, है ना। नो अदर कंपनी अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी हैज एवर थॉट ऑफ गिविंग आउट एवरीथिंग फॉर फ्री एंड ऑफ दिस क्वालिटी टू स्टूडेंट्स, है ना। तो आप यहाँ पर बहुत एक अच्छे एरा में जेईई देने का यहाँ पर जो है आपने जो है आपको मिला है, तो आपको ये फैसिलिटी जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करते आनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये जो पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी जेईई चैनल के साथ में, उसको आगे भी बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर्स बच्चों आप ही हो, ठीक है। जब आप यहाँ पर बोलते हो कि हाँ अनअकैडमी जेईई चैनल के ऊपर जो है सब कुछ आपको मिलता है, तभी तो लोग मानेंगे, ठीक है। सो स्प्रेड द वर्ड एंड हेल्प आवर टीम टू ग्रो फर्दर। यहाँ पर ऑलरेडी हमारी फैमिली बच्चों 15 लाख की हो चुकी है, दैट्स अ ग्रेट एंड ह्यूज नंबर, जो देख के कई बार हमें ऐसा मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार अभी और बेहतर सेशन हमें रेगुलर बेसिस पे क्रिएट करके आपको डिलीवर करने होंगे, बट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली लाइज ऑन बोथ ऑफ आवर शोल्डर्स, स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, है ना, क्योंकि टीचर्स तो अपनी साइड से मेहनत करते रहेंगे, लेकिन आप अगर वो सेशंस देखोगे ही नहीं, है ना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं लेक्चर 1 देख लेते हैं, लेक्चर 2 देख लेते हैं, फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, है ना, फॉर सम रीजन वी आर नॉट येट श्योर कि उनको क्या ऐसा जो प्रॉब्लम आता है कि वो रेगुलर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। सो आप अगर उनमें से एक हैं तो आप भी यहाँ पर जो है थोड़ा रेगुलरिटी बढ़ा दो, आपको यहाँ पे जो है जेईई में डेफिनेटली फायदा मिलेगा, ठीक है। एंड विद दैट थॉट लेट अस एंड आवर सेशन, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।